नमस्कार दोस्तों। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम संघीय ढांचा। ये थोड़ा हमने पहले भी पढ़ा था कि जिस ढांचे में जिस देश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सेंटर और स्टेट के बीच पावर डिवाइड होती है कॉन्स्टिट्यूशनली, है ना, उसे हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। पर ये भी हमने पढ़ा कि हमारे संविधान में कहीं फेडरल शब्द मेंशन नहीं है। वैसे चाहे स्ट्रक्चर फेडरल है पर फेडरल टर्म मेंशन नहीं है। तो आज हम यही पढ़ेंगे, ये फेडरल सिस्टम क्या होता है, इसमें कैसे कैसे पावर डिवाइड होती है। आपने ना मेन ये जरूर याद रखना कि फेडरल प्रोविजन कौन सी हैं और अपनी नॉन फेडरल कौन सी हैं, यूनिटरी कौन सी हैं। तो पढ़ते हैं, धीरे धीरे देखते हैं जी। देखिए, एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, जिसमें क्या है, सेंट्रल में सरकार वही पावरफुल होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि सारी की सारी पावर, ऑल पावर इज वेस्टेड इन द नेशनल और सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है, नेशनल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, सारी पावर उसके पास होती है। और आमतौर पर जो रीजनल यूनिट्स होते हैं, रीजनल स्टेट्स होते हैं, जो रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस प्रकार की गवर्नमेंट जहां तो वो नहीं होती, अगर होती हैं, इफ दे एग्जिस्ट, दे ड्राइव देयर अथॉरिटी और पावर फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। तो उनके पास पावर तो होती है, कम होती है, और जो पावर किससे वो लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, नेशनल गवर्नमेंट से। मीन वो नेशनल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। उदाहरण देख लो जी, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, इन कंट्री में क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार मेन है वो। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, जहां पर संघीय सरकार है, उसमें संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब संविधान में ये लिख दिया जाता है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर मेन जो हमारी पूरे देश की गवर्नमेंट होती है उसमें, और जो आपके स्टेट के यूनिट होते हैं, मैंने बताया कि जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह स्टेट के यूनिट होते हैं, तो ऐसे पावर डिवाइड होती है, ठीक है, बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। उदाहरण देख लेते हैं जी, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना। तो आपने याद रखना है जिन जिन मुल्कों में स्टेट है आपको पता है। जैसे यूएस में कितने स्टेट हैं, शिकागो हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, है ना, ऐसे ऐसे कितने स्टेट है। ऑस्ट्रेलिया में देख लो, विक्टोरिया हो गया, है ना, क्वींसलैंड हो गया, ऐसे कितने, पर्थ हो गया, ऐसे कितने स्टेट है। कनाडा में कितने हैं, ओंटारियो हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, ऐसे ऐसे कुछ है ना। तो उस प्रकार से पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट्स में। जितने अमूमन बड़े मुल्क है ना, वो फेडरल गवर्नमेंट है उनमें, क्योंकि बड़े मुल्कों को सिंपल एक सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसलिए वहां पर पावर डिवाइड करके एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। और फेडरल सिस्टम में ना, जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो इन टर्म्स में आपस में आपने कंफ्यूज नहीं होना। कहीं फेडरल गवर्नमेंट लिखा हो, जैसे जनरली यूएस में फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हो, यूनियन गवर्नमेंट लिखा हो, तो इनका मतलब सेम ही लेना है आपने। और जो रीजनल गवर्नमेंट होती है, क्षेत्रीय सरकारें, उनके भी कई प्रकार के नाम होते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट कह देते हैं, कहीं कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह देते हैं। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में कुछ और कहते हैं, जर्मन में कुछ और कहते हैं। इस प्रकार है डिवीजन, पर आपने वहां भी कंफ्यूज नहीं होना। स्टेट गवर्नमेंट कहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहा है, ऑलमोस्ट सेम थिंग है। कुछ और फीचर्स देख लेते हैं दोनों की जी। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या फर्क है। फेडरल गवर्नमेंट में क्योंकि पावर डिवाइडेड है आपके सेंटर और स्टेट्स में, तो इस पावर डिवीजन के लिए आपके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो कि क्लियरली इन दोनों की
पावर्स, फंक्शंस, लिमिटेशंस इनके ऊपर क्या क्या है, एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या क्या है, तो वो सब चीजें बताई गई हो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। और यूनिटरी गवर्नमेंट में संविधान लिखा भी हुआ हो सकता है और अनरिटन भी, ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। अगर आपने संविधान दिया है, बना दिया है, उसकी कुछ प्रॉपर्टियां भी है, कोई उसको क्या है, उसी के हिसाब से दूसरे कानून बनने चाहिए। उस देश का सबसे बड़ा कानून वहां का संविधान होना चाहिए, ठीक, उसकी वो पावरफुल होना चाहिए। पर यूनिटरी में क्या है, संविधान सुप्रीम हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इसी प्रकार जो हमारा संविधान है वो रिजिड होना चाहिए। रिजिड मतलब इसको आसानी से आप चेंज ना कर सकते हो। कम से कम जो फेडरल सिस्टम से संबंधित प्रोविजंस है उसको आराम से चेंज ना कर सकते हो, वो इजीली चेंज ना कर सकते हो, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन प्रोसीजर हो। और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है, संविधान रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, मतलब उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर हो सकता है, स्पेशल मेजोरिटी वाला, या सिंपल मेजोरिटी से भी संविधान को आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। अच्छा जी, संविधान की बात होगी। अब बात करते हैं जुडिशरी की। अब संविधान को इंटरप्रेट कौन करता है, जुडिशरी। और सेंट्रल स्टेट में आपस में कोई पंगा पड़ जाए, विद इन स्टेट में कोई पंगा पड़ जाए, तो उसको निपटारा कौन करेगा, आपका जुडिशरी। तो इसलिए जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब इसके ऊपर केंद्र सरकार का या किसी और बॉडी का इतना प्रभाव नहीं होना चाहिए कुछ, ये अपने हिसाब से संविधान के हिसाब से क्या है, इंडिपेंडेंटली काम कर सके, ताकि संघीय ढांचा ढंग से चल सके। बात समझ रहे हो ना, जैसे मान लो सेंटर और स्टेट में पंगा पड़ गया, तो अगर जुडिशरी अंडर कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो ऑब्वियस सी बात है कि जुडिशरी सेंटर की तरफ का फैसला देगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे है, उसका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, इनके जजेस का, हाँ, उनकी फिक्स सर्विस कंडीशंस होती हैं, ये हम चीजें पढ़ेंगे। जुडिशरी में और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। जुडिशरी में क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो भी सकती है और नहीं भी। फेडरल सिस्टम में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, जो आपका लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, जो कांग्रेस है, जो आपके चुने हुए बंदे जाते हैं आगे, उनके लिए दो सदन होते हैं, बाई कैमरल, दो सदन। जैसे इंडिया में राज्यसभा है और लोकसभा है, इसी प्रकार ब्रिटेन में दो सदन है, यूएस में दो सदन है। तो बेसिकली बाइकैमरलिज्म का जहां पर ये मतलब है कि जो आप, जैसे इंडिया में राज्यसभा है, तो राज्यसभा में अधिकतर क्या होते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या है, एक सदन होता है। तो वहां इसलिए एक सदन हो गया स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, एक है ओवरऑल वोट देकर बंदे आए, तो एक सदन की बजाय दो सदन होते हैं फेडरल सिस्टम में। और यूनिटरी में क्या है, एक सदन भी हो सकता है और दो सदन भी हो सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है जी। अब समझते हैं फेडरेशन शब्द का मतलब क्या है। फेडरेशन शब्द, वर्ड, टर्म, ये बेसिकली लातीनी भाषा से आया है, लैटिन वर्ड है, कौन सा, फेडस। तो फेडस से बना फेडरेशन। तो इसका मतलब होता है ट्रीटी, आपस में संधि या कोई सहमति, ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो ये थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझे। जो यूएस बना था ना, वो वर्ल्ड का पहला बना था फेडरेशन और सबसे पुराना फेडरेशन है अब तक का। तो उसमें क्या था, वेरियस यूनिट आपस में एग्रीमेंट करके, ट्रीटी साइन करके इकट्ठे आए थे। तो फेडरेशन उस शब्द से लिया गया है, मतलब ट्रीटी। फेडरेशन का मतलब ट्रीटी या एग्रीमेंट। ये ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो कि फॉर्म्ड थ्रू ए ट्रीटी और एग्रीमेंट, ट्रीटी या एग्रीमेंट के द्वारा बना ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बिटवीन वेरियस यूनिट्स। मान लो कितने स्टेट्स हैं, जैसे यूएस में 13 स्टेट थे, वो 13 स्टेट इकट्ठे होकर उन्होंने एक फेडरेशन बनाया और आपस में एग्रीमेंट साइन किया कि हाँ भी हम इकट्ठे होकर एक फेडरेशन बनाते हैं। तो इन यूनिट्स को यूएस में स्टेट्स कहते हैं, ठीक है, और स्विट्जरलैंड में कैंटन्स कहते हैं, कनाडा में प्रोविंसेस कहते हैं, और रशिया में रिपब्लिक्स कहते हैं। बेसिकली ये यूनिट्स के ही नाम है। इंडिया में स्टेट्स कहते हैं। अच्छा जी, तो टू वेज टू फॉर्म ए फेडरेशन। अब फेडरेशन का निर्माण कैसा होता है, ठीक, दो तरीके हैं। जहां तो छोटे यूनिट आपस में मिलकर एग्रीमेंट साइन करके
छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक फेडरेशन बना दिया। ऐसे जहाँ पहले से एक बड़ा सा यूनिट हो कोई, तो उसने अपनी डिवीजन कर ली, मतलब डिवीजन देश से अलग नहीं हुए, उन्होंने आपस में पावर डिवीजन कर ली। देखते हैं, देखिए जी, पहला है इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस यूनिट्स। जो डिफरेंट यूनिट्स हैं जनरली वो मिलिट्री वीक होते हैं, कमजोर यूनिट्स। जैसे कि एक छोटा सा देश है, कितने छोटे छोटे देश हैं, उनके पास इतनी सेना नहीं है कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर पाए, तो वो क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और उस हिसाब से क्या है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी पावर बढ़ा लेते हैं। तो कई वेरियस वीक स्टेट्स, ज्यादातर कौन से, मिलिट्री वीक, जिनके पास अपनी मिलिट्री नहीं है, पावर नहीं है, ऐसे वीक स्टेट, जहां बैकवर्ड स्टेट जिनकी इतनी उन्नति नहीं है, वो काफी पिछड़े हैं इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं, तो उनको लगता है कि अगर हम इकट्ठे हो जाए तो हम तरक्की कर सकते हैं, इकोनॉमिकली तरक्की कर सकते हैं, अपनी डिफेंस कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, मतलब अगर हम इकट्ठे हो जाए तो हमारा फायदा है। तो इस प्रकार वेरियस मिलिट्री वीक स्टेट्स और बैकवर्ड स्टेट्स जो कि आर्थिक रूप से बैकवर्ड हो, आर इंटीग्रेटेड टुगेदर, वो इकट्ठे हो जाते हैं टू फॉर्म ए बिग एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट, इकट्ठे होकर एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग स्टेट बना लेते हैं। उदाहरण देखो, जैसे यूएस का निर्माण ऐसे ही हुआ था। उस समय 13 यूनिट्स इकट्ठे होकर उन्होंने क्या है, एक फेडरल सिस्टम बनाया था यूएस। अच्छा जी, इसलिए तो नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भी अमेरिका के यूनाइटेड किए हुए स्टेट, ऐसे स्टेट जो आपस में यूनाइट हो गए हैं। ओके जी, दूसरा तरीका है जी डिसइंटीग्रेशन ऑफ लार्जर यूनिट। एक बड़ा यूनिट है, वो डिसइंटीग्रेट हो गया, स्टेट को ज्यादा पावर दे दी, वो देश से अलग नहीं हुआ, देश के अंदर ही रहा, पर यूनिट को क्या है, काफी पावर दे दी और फेडरेशन बना दी। टू प्रमोट रीजनल इंटरेस्ट, डिफरेंट रीजन के अपने अपने इंटरेस्ट हैं और उनको प्रमोट करने के लिए ऑटोनॉमी इज ग्रांटेड टू द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी, खुद मुख्तियारता, भी हाँ भी आपको पावर दी जाती है, आप अपने स्पेयर में अपने हिसाब से काम कर सकते हो, सेंटर आपको इन मैटर में दखल अंदाजी नहीं करेगा। Thus a big unitary state, मतलब larger unit is converted into a federation। ठीक है, उदाहरण देखो कनाडा। द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड है कौन सा, यूएस संसार का पहला और सबसे पुराना फेडरेशन है। तो यूएस फेडरेशन वाज फाउंड इन 1787, मतलब 18वीं शताब्दी के अंत में बना था। कब, आफ्टर द अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1775 टू 83। आपको पता है कि अमेरिका में क्रांति आई थी 1775 से 83 के बीच अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसके बाद यूएस फेडरेशन बना था। अब बात करते हैं इंडिया की। इन इंडिया आल्सो देयर इज ए फेडरल सिस्टम, है ना, देयर इज ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया में भी फेडरल सिस्टम है, चाहे फेडरल शब्द कहीं मेंशन नहीं है, पर जो पावर की डिवीजन की हुई है फेडरल सिस्टम के हिसाब से। ठीक है जी, ऐसा इंडिया ने क्यों किया, रीजन देख लो। रीजन क्या है जी, सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और इनकी पॉपुलेशन बहुत है, ये डाइवर्स बहुत है, विभिन्नता बहुत है, इसलिए एक प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरे के पूरे देश को रूल करना बड़ा मुश्किल है। द लार्ज साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, हमारे देश का साइज बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ी है, विभिन्नता है, तो उनको आप यूनिटरी गवर्नमेंट से नहीं चला सकते, रीजनल ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। द फेडरल सिस्टम इज हेल्पफुल इन, अब फेडरल सिस्टम से क्या होता है, एफिशिएंट गवर्नेंस, जो गवर्नेंस है रूल करना बड़ा ढंग से होता है, क्योंकि अगर आप काम को छोटे छोटे यूनिट में बांट दो तो काम आसान हो जाते हैं करना। मेंटेनिंग यूनिटी अलॉन्ग विद रीजनल ऑटोनॉमी, अगर आपने रीजनल ऑटोनॉमी नहीं दी ना, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो हो सकता है वो आपके प्रति यूनिट है जो आपके प्रति रिवोल्ट कर दे। ठीक, अगर रिवोल्ट कर दिया तो फिर क्या है, काफी एनर्जी रिवोल्ट को शांत करने में लग जाएगी और हमारा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अपने ही देश के लोगों के साथ रहेगा। तो उदाहरण देखो ना आप, जैसे मिजो मूवमेंट थी, तो मिजो मूवमेंट जब शांत हुई, जब मिजोरम को ऑटोनॉमी दी गई, उनकी मांगों को ध्यान में रखा गया, ठीक, मांगे मानी गई, तो उसके बाद मिजोरम ने काफी तरक्की की और केरला के बाद
दूसरा स्टेट जहां पर सबसे अधिक लिटरेसी रेट है वो मिजोरम ही है। तो इससे हमारा देश की यूनिटी भी बनी रहेगी, क्योंकि यूनिट को लगेगा कि हाँ भी हम भी पार्ट हैं इस देश के, हम अलग नहीं हैं। अच्छा जी, आगे ये बात आती है कि जो टर्म फेडरेशन है वो हमारे संविधान में कहीं भी यूज नहीं की गई। हमने सिस्टम तो चाहे फेडरेशन रखा, हमने फेडरल या फेडरेशन शब्द नहीं यूज किया। हमने क्या यूज किया है? आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ? डॉक्टर अंबेडकर ने इसका मतलब समझाया। क्या बताया उन्होंने? द इंडियन फेडरेशन इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। इन द इंडियन फेडरेशन इज नॉट फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। जैसे यूएस में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो आपस में ट्रीटी साइन करके, एग्रीमेंट साइन करके इकट्ठे हुए थे, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। तो हमको पता है कि फेडरेशन टर्म का मतलब क्या है? ट्रीटी या एग्रीमेंट। तो इसका मतलब हम फेडरेशन नहीं है, हम यूनियन है। फेडरेशन का मतलब हमने कोई ट्रीटी साइन की है? नहीं की है। फेडरेशन का मतलब तो ट्रीटी हुआ ना, तो हमने अगर ट्रीटी नहीं साइन की तो हम फेडरेशन भी नहीं है, इसलिए हम यूनियन है। और दूसरा, द स्टेट्स कैन नॉट सक्सीड फ्रॉम द यूनियन। जो हमारा यूनियन है, देश है, तो इस यूनियन से स्टेट अलग नहीं हो सकते अपने आप। जैसे यूएस में है, क्या है, वो एग्रीमेंट करके इकट्ठे हो गए हैं, पर स्टेट्स के पास इतनी पावर है कि वो अलग भी हो सकते हैं। हमारे क्या है, ना तो स्टेट है एग्रीमेंट करके इकट्ठे हुए, ना ही ये वापस निकल सकते हैं यूनियन से। इसलिए हमारे यहाँ पर टर्म फेडरेशन नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, टर्म यूज की गई यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके जी, आगे है जी, आवर फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फेडरेशन ऑफ कनाडा। कनाडा के फेडरेशन के हिसाब से हमारा फेडरल सिस्टम बना है, क्योंकि कनाडा में क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, और हमारे ही देश में भी स्ट्रॉन्ग सेंटर है। सेंटर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो क्वेश्चन आ जाए कि हमारा फेडरल सिस्टम क्या यूएस के बेस पर है? नहीं, कनाडा के बेस पर है। कुछ अदर कॉमन फीचर्स देख लो हमारी और कनाडा के बीच में क्या क्या कॉमन फीचर्स है। दे बोथ आर फॉर्म्ड बाय सिमिलर मेथड। इनकी फॉर्मेशन का मेथड सिमिलर है, सेम सा है। कैसे? बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। मतलब एक लार्जर यूनिट था, उसको उसके स्मॉल यूनिट बने। जैसे इंडिया था, आजादी के समय एक बड़ा यूनिट था इंडिया। तो जैसे आप अगर आजादी के टाइम का हमारा नक्शा देखोगे ना, तो स्टेट बड़े बड़े थे। जैसे एक मद्रास स्टेट है, तो उस मद्रास स्टेट से आज के दौर में तमिलनाडु बन चुका है, आंध्र प्रदेश बन चुका है, तेलंगाना बन चुका है। इसी प्रकार जो आपका बॉम्बे प्रदेश था, उसको काटकर महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग बना दिए गए। तो हमारे दोनों का, हमारा और कनाडा का फॉर्मेशन का तरीका सेम सा है। और हम दोनों के संविधानों में जो टर्म यूज की गई है वो फेडरेशन नहीं यूज की गई। वो कौन सी यूज की गई है? यूनियन। कौन सी टर्म यूज की गई है? यूनियन। और दोनों में क्या है, सेंटर ज्यादा पावरफुल है। ये बात हो गई। आगे हम कुछ पढ़ेंगे जी, वेरियस फेडरल फीचर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कौन कौन सी फेडरल फीचर्स है। तो क्वेश्चन आपको आएगा कि इंडिया में क्या है, ड्यूअल पॉलिटी है, फेडरेशन और यूनिटरी फीचर्स दोनों है। तो आपको फेडरल और यूनिटरी फीचर्स के हेडिंग याद होने चाहिए। जब हेडिंग याद होंगे तो जरूरी नहीं है आपने हर बार उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। मेन हेडिंग आपने कॉमा कॉमा डालकर लिखने हैं मेंस में। आपको पर पता होना चाहिए कौन कौन सी फीचर्स है। पहला तो है जी ड्यूअल पॉलिटी। मतलब हमारे संविधान में ये मेंशन है, हमारे संविधान में कौन कौन सी फेडरल फीचर्स मेंशन है। ड्यूअल पॉलिटी का मतलब पॉलिटी एट द सेंटर एंड द स्टेट्स। सेंटर और स्टेट की अलग अलग सरकारें हैं। जो मैटर है नेशनल इंपॉर्टेंस के, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, विदेशी मामलों के, है ना, डिफेंस हो गया, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये वाले मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। तो इनको कौन डील करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। और जो मैटर है रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस वाले, इनको कौन डील करता है? स्टेट गवर्नमेंट। उदाहरण देख लो, जैसे पब्लिक ऑर्डर है, कहीं पब्लिक ऑर्डर खराब हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई, तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट का फर्ज होता है इमीडिएटली उसको ठीक करना।
एग्रीकल्चर है स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है जी। हेल्थ क्या है, स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि स्टेट का फर्ज है इमीडिएटली ऐसी ऐसी सहूलतें प्रोवाइड करना, और लोकल गवर्नमेंट तो स्टेट सब्जेक्ट है ही। देखो स्टेट सब्जेक्ट सेंट्रल सब्जेक्ट की लिस्ट काफी लंबी है, हम सब याद भी नहीं कर सकते, तो इंपॉर्टेंट जरूर पता होने चाहिए। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये किसमें है, फेडरल लिस्ट में। और पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ये किसमें है, स्टेट के अंदर, ठीक है जी, स्टेट लिस्ट में। तो ये कुछ लिस्टें आपको पता होनी चाहिए भी, हाँ भी जे मैटर किस किस लिस्ट में है। और आगे है जी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर फेडरल स्ट्रक्चर है तो हमारे देश में उसको क्या है, उसके लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिख दिया गया है कि हाँ भी सेंटर और स्टेट की क्या क्या पावर होगी, क्या फंक्शन होंगे, क्या स्ट्रक्चर होगी गवर्नमेंट की, और इनके ऊपर कौन कौन से चेक एंड बैलेंसेस है, इनके ऊपर क्या क्या लिमिटेशंस है, ये सब चीजें लिखती रूप में संविधान में लिख दी गई है। तो इसी प्रकार जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी और क्या फायदे हैं। देखो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना कि लिख दिया गया है, इसका मतलब चीजें क्लियर है। जब चीजें क्लियर है और इसके साथ साथ क्या है, वो हेल्पफुल होगा फिर अवॉइडिंग द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना रह जाए। अगर चीजें क्लियर नहीं लिखी होंगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के, कंफ्लिक्ट होने के चांसेस रहेंगे। अच्छा जी, आगे है जी संविधान में ही पावर की डिवीजन भी कर दी गई है। हमारे संविधान के 7th शेड्यूल में है ना, जो सब्जेक्ट मैटर है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड है भी, हाँ भी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंटर कानून बनाएगा, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट कानून बनाएगा। तो हमारे पास तीन लिस्टें हैं जी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिसके ऊपर सेंटर या यूनियन कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट जिसके ऊपर स्टेट कानून बना सकते हैं, और एक होती है जी कंकरेंट लिस्ट, ऐसी लिस्ट जिसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। तो अगर किसी कंकरेंट लिस्ट पर सेंटर और स्टेट ने दोनों ने कानून बना दिया और दोनों आपस में क्या है, कंफ्लिक्ट में है, तो कौन सा माना जाएगा, तो इट इज द सेंट्रल लॉ विच प्रिविलेज। तो सेंट्रल लॉ को माना जाता है। सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ के ऊपर प्रिवेल करता है, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर, कंकरेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है जी। और अगर कोई भी सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपने दुनिया भर के सारे सब्जेक्ट ही लिख दिए, तो जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट बने, जो बच गए, जो इन तीनों लिस्टों में नहीं आते, तो उसके ऊपर कौन बना सकता है कानून, सेंटर। उसके ऊपर कौन बना सकता है, सेंटर। आगे है जी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में ये भी प्रोविजन की गई है कि हमारा संविधान सुप्रीम है। ये क्या है, हाईएस्ट लॉ ऑफ द कंट्री है। तो जितने भी कानून बनेंगे हमारे देश में, चाहे स्टेट बनाए चाहे सेंटर बनाए, वो कन्फर्मिटी होनी चाहिए किसके साथ, संविधान के साथ, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शुक्रिया जी, नमस्कार।